राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी और चोर की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा रानी रहा करते थे। उनकी एक राजकुमारी थी जिसका नाम सुनैना था। सुनैना बेहद ही खूबसूरत थी, मगर वह बहुत घमंडी और पत्थर दिल थी। उसकी सवारी जब शहर के बाजारों से गुजरती तो मकानों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते थे। राहगीर रास्ते से हटकर गलियों में चले जाते थे। अगर इत्तेफाक से कोई आगे आ जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लौट जाए, और इस हुक्म के खिलाफ जाने वाले शख्स के लिए सजा थी। उस चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर उसे खड़ा करके उसकी दोनों आंखों को गरम सलाखों से फोड़ दी जाती थी। एक दिन राजकुमारी सुनैना की सवारी बाजार से ऐसे ही गुजर रही थी कि एक आदमी दूसरे रास्ते से इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए उस आदमी को इतना मौका नहीं मिल सका कि वह दौड़कर वापस दूसरी गली में चला जाए जिससे वह इस बाजार में आया था। सिर पर जो मछलियों से भरा हुआ उसके टोकरा रखा था, जिसे वह किसी के सहारे बगैर सर पर से उतारे भी नहीं रह सकता था। अगर जमीन पर वह औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। घबरा कर वह व्यक्ति इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाए और क्या करे, लेकिन कोई भी सूरत उसे नजर नहीं आई और उस पत्थर दिल राजकुमारी सुनैना ने सिपाहियों से उसे गिरफ्तार करवा दिया। राजकुमारी ने उसे देखकर अपने गुलामों को हुक्म दिया कि नियम के मुताबिक 2 दिन के बाद उसकी आंखें लोहे के गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं। इस आदेश को सुनकर सिपाहियों ने सर झुकाकर कहा, जो आदेश राजकुमारी जी। मगर इस सजा को सुनकर वह व्यक्ति थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर राजकुमारी सुनैना से कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझ गरीब पर रहम करें, रहम करो राजकुमारी जी, मैं आज जानबूझकर आपके सामने नहीं आया। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा, इसकी आंखें फोड़ दी जाएं, और फिर राजकुमारी जो सुनैना की सवारी आगे रवाना हो गई। वह आदमी रोता रहा, राजकुमारी और सिपाहियों से माफ़ी की भीख मांगता रहा, मगर उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को भी अब नहीं संभाल सके और वह सर पर से ऐसे गिर पड़ा। सिपाहियों ने उसके गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तूने यह क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठाओ ये मछलियों को। उस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सजा के खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछलियां उठाता और उठाकर टोकरी में भरने लगा, लेकिन हालत उसकी यह थी कि जैसे ही वह मछलियों को टोकरी में डालता पर वह नीचे गिर जाती। जालिम सिपाहियों ने उसे गालियां दे रहे थे कि बेवकूफ़ आदमी, जल्दी कर, जल्दी तुम्हें सजा देनी है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मगर उसी वक्त एक जवान लड़का उसकी तरफ से गुजरा और उस आदमी पर तरस खाकर मछलियां उठाकर टोकरे में भरने लगा। सिपाहियों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने लड़के को जो कहा कि अरे ओ नालायक, तुझसे किसने कहा था कि तुम मछलियां उठाकर टोकरे में रखो? लड़के ने सिपाहियों से कहा कि जितना जुल्म करना है कर लो, मरना तो एक दिन सबको ही है, और यह बात राजकुमारी को भी जाकर बता देना। यह सुनकर सिपाहियों का गुस्सा जो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उस लड़के के मुंह से यह बात सुनकर वह आदमी दौड़कर उस लड़के के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारी यह बद्दुआ जरूर फलेगी एक दिन। यह घमंडी राजकुमारी एक दिन जरूर तबाह होगी और बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद फिर उस आदमी ने जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरी में भर दी और सिपाही उसे ले गए महल में। महल में पहुंचकर उस आदमी को सजा देने के लिए जो सिपाही गए, इतने में ही राजकुमारी सुनैना बाजार की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास सलाहकार
जो उसकी सहेली थी उसने कहा, राजकुमारी साहिबा, मुझे तो इस आदमी पर तरस आ रहा है, आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस गरीब आदमी को माफ़ कर दीजिए। राजकुमारी सुनैना बोली, हरगिज नहीं, मेरा तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस तरह हम अपना दिया हुआ आदेश कभी भी वापस नहीं ले सकते। सलाहकार जो थी वह खामोश हो गई, क्योंकि वह जानती थी अगर राजकुमारी से ज़्यादा बहस की तो वह अपने लिए भी किसी सज़ा का आदेश दे देगी। मगर जो सलाहकार थी वह दिल से यही कहती थी कि भगवान करे कोई सूरत निकल आए और उस आदमी की आंखें सलामत रह जाए, वरना वह बेचारा अंधा होकर रह जाएगा। उस घमंडी राजकुमारी का महल राजा के महल से बिल्कुल अलग था। उसके चारों तरफ बहुत ही सख्त पहरा था। इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसलिए राजकुमारी अपने आलीशान महल में अकेली सोती थी और खिड़कियां खुली रख देती थी ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ जाए। उस घमंडी राजकुमारी को अपनी जान की इतनी चिंता रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकरों को पहरा देने के लिए कह देती थी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमारी ने नौकरों से कहा, आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सो जाऊंगी। और मगर लड़का जिसने उस मछुआरे की मछली उठाकर टोकरी में डाली थी, वही लड़का जैसे तैसे करके खिड़की के रास्ते से उस दिन अंदर दाखिल हो गया और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे में एक खूबसूरत गुलदस्ता रखा हुआ है जिसमें हरे रंग के तरह तरह के फूल रखे हुए हैं। उन्हीं फूलों पर नीले रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा जो रोशनी से रोशन हो रहा था। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी, जो चमक उस नीले हीरे में थी, वह किसी भी चीज में नहीं थी। यह देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर उस हीरे को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। उसी वक्त कमरे में अंधेरा हो गया। वह लड़का जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वो वापस चला गया। रात के आखिरी पहर में जब राजकुमारी सुनैना की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। अब राजकुमारी घबराकर बिस्तर से उठी और एक एक चीज को टटोलकर बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घंटा बजने लगता है। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घंटे की आवाज गूंजने लगी। राजकुमारी के तमाम पहरेदार घबराकर राजकुमारी सुनैना के कमरे की तरफ भागे। इधर राजा की भी घंटे की आवाज सुनकर आंख खुल गई और रानी भी दिल थामकर बिस्तर से उठ गई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची पर क्या मुसीबत आ गई है। रानी ने राजा से कहा कि जल्दी कीजिए, मेरी बेटी को क्या हो गया है। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज कदम से चलते हुए राजकुमारी सुनैना के महल में पहुंचे। राजकुमारी के कमरे में कोहराम मचा हुआ था। राजकुमारी बहुत गुस्से में थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को भी दाखिल होते हुए नहीं देखा। राजा ने आगे बढ़कर राजकुमारी से कहा, यहाँ कौन आया था मेरी राजकुमारी, आपको क्या नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसने। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मेरे कमरे में हीरा गायब है लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं है और यह सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। राजा ने पहरेदारों की तरफ गुस्से से देखा तो पहरेदारों ने कांपते हुए कहा, मालिक, हम एक पल के लिए भी असावधानी नहीं हुए और ना ही हमने कोई लापरवाही बरती है। हमने किसी को भी यहाँ आते हुए नहीं देखा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम सब जाओ और कल शाम तक चोरों की तलाश करो। अगर वह नहीं मिला तो तुम में से हर एक शख्स को सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद रानी ने राजा से कहा कि राजा साहब, मुझे यकीन है इनमें से ही कोई चोर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पुराने वफादार नौकर हैं। जरूर बाहर से कोई आया होगा, इसलिए सुबह होते ही ऐलान कर दीजिए कि चोर को जो गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा।
मगर राजा हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि यह पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसलिए वह गर्दन लटकाए खामोश अपने महल की तरफ चल दिया। और सुबह होते ही राजा ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स राजकुमारी के जो गायब हुए हीरे को तलाश करके राजा को पेश करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन राजा दरबार में बैठा हुआ फरियाद सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ और सिंहासन के सामने विनम्रता से हाथ बांधे खड़े होकर नमस्ते किया। राजा ने कहा कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? तब वह लड़का कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी का अनमोल हीरा आपको देने आया हूँ और ऐलान के मुताबिक मांगा इनाम हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। राजा ने कहा कि वह हीरा कहाँ है? तब उस लड़के ने अपनी जेब में से हीरा निकालकर सम्मान पूर्वक राजा को दे दिया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो, इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने कहा, महाराज, 5 दिन पहले राजकुमारी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े आदमी की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था। मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ और इन 5 सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार किया था और मुझे गालियाँ दी। राजा ने कहा, तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है? तब उस लड़के ने कहा कि यह तो मुझे कुछ नहीं पता कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। मुझे उसकी गरीबी और मजबूरी देखकर उसकी हालत पर तरस आता है। अगर उसने राजकुमारी साहिबा को देख लिया था तो उस बेचारे पर कौन सा असर पड़ सकता था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हमने उस गरीब आदमी का कसूर माफ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और इन 5 सिपाहियों को उस लड़के ने जो बोला है उन्हें कैद में डाल दो। लड़के ने कहा, महाराज, मेरा क्या कसूर है जो उनके साथ तुम मुझे भी कैद में डाल रहे हो? राजा ने कहा कि लड़के, तुम चोर हो और तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, महाराज, मैंने तो उस आदमी को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। राजा ने कहा, अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद किया गया महाराज, तो याद रखिए, मैं आपके जो ताज की चोरी करूँगा और आप मुझे पकड़ नहीं सकोगे। राजा ने कहा, नादान लड़के, बेवकूफ़ न बनो। और फिर राजा ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वह उस लड़के को पकड़ कर ले गए। मंत्री ने जाकर उस आदमी को आज़ाद कर दिया और सिपाहियों को जो कोड़े लगाए गए। राजकुमारी सुनैना यह सब देखकर बहुत खुश हुई और राजा के गले में बाहें डालकर कहने लगी, पिताजी, इस चोर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। राजा ने कहा, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है पुत्री, और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबके सामने इसके दोनों हाथ कटवा दें, ताकि देखने वालों में खौफ हो जाए कि चोरी की सजा क्या होती है। राजकुमारी सुनैना कहने लगी, पिताजी, यह एकदम सही सजा है और उसने आपका ताज चुराने की भी तो धमकी दी है। राजा ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही हम उसके दोनों हाथ कटवा देंगे। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज शाम तक सारे शहर में ऐलान कर दो कि राजकुमारी सुनैना का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह अलग कर दिए जाएंगे। लिहाजा सब लोग जमा होकर तमाशा देखें। मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है राजा साहब, वाकई इस लड़के को यह सजा ना दी गई तो यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। और फिर उसने इलाके में ऐलान कर दिया कि राजा के महल में जो आया था लड़का वह कैद खाने में है, और उस चोर लड़के को जो राजा ने फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सजा से तो बच जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए राजा से कहा, राजा साहब, तुम सब लोग पागल हो, भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद खाने से आज़ाद हो जाऊंगा।
मंत्री ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा कि आज रात सख्त पहरा लगा देना, अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना ताकि यह कैदी लड़का किसी चीज को भी ना देख सके। दरोगा ने कहा कि मालिक ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरे होते हुए यह कैदी तो क्या एक चीज भी बाहर नहीं जा सकती। और फिर वहां से जो मंत्री चला गया और दरोगा ने कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को तैनात कर दिया और आदेश दिया कि आज रात सभी सिपाही जागते रहेंगे। और रात गुजर गई और सुबह जब चोर लड़के को देखने के लिए आया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ जेल के अंदर ही जमीन पर पड़ी हुई थी, दरवाजे और रोशनदान बंद थे, लेकिन वह चोर लड़का गायब। अब मंत्री घबराकर दरोगा को बुलाकर तेज आवाज में चिल्लाया और उसने दरोगा से पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने डरते डरते कहा कि मंत्री साहब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ पर था और थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मुआयना करता रहा। मेरी समझ में नहीं आता वह कैसे निकला और कहाँ चला गया। अब जो मंत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर राजा से शिकायत की। वह भी गुस्से में आग बबूला हो गया और आदेश दिया, जितने भी लोग आज रात पहरे पर लगाए गए थे सबको कैद खाने में डाल दो और सबको सुबह शाम 20-20 कोड़े लगाए जाएं। राजा सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में रहा और ऐसे ही उसका दिन गुजर गया। राजा ने उस दिन किसी से भी बातचीत नहीं की। रानी और राजकुमारी सुनैना, जो दोनों माँ बेटी को भी राजा ने नहीं देखा। रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर राजा लेट गया और राजकुमारी सुनैना सुबह हुई तो राजा के पास आई और उसने देखा कि वे बहुत ही उदास हैं और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहे हैं। राजकुमारी सुनैना ने उनके करीब आकर हाथ पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, आपकी उदासी का कारण मैं आपसे पहले जानती हूँ। उसने जवाब दिया, कल वह चोर लड़का कैसे भागने में कामयाब हो गया और आज रात तो मेरा ताज भी चुरा कर ले गया। राजा कहने लगा, यह तो बहुत ही अजीब बात है। वह सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उसे उठाकर ले जाता है। राजकुमारी सुनैना कहने लगी कि मेरा ख्याल है पिताश्री, वह हमारे यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसके महल में दाखिल होने की हिम्मत नहीं होती। राजा ने कहा, मुझे यकीन है उस बूढ़े आदमी से इस लड़के का जरूर कोई संबंध है, इसलिए उसे गिरफ्तार करने के लिए उस बूढ़े आदमी को बुलाकर यहाँ रखा जाए और जो उसे सख्त सजा का ऐलान किया जाए। जैसे ही वह लड़का इसकी मदद के लिए आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। राजकुमारी सुनैना ने कहा, हाँ पिताजी, यह बहुत अच्छी योजना है। राजा ने उसी वक्त अपने मंत्री को बुलाकर उसे अपनी योजना समझाई। मंत्री ने सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। राजकुमारी सुनैना बोली, उसे जंजीरों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूँ वह कैसे भागता है। मंत्री ने जाकर सिपाहियों को आदेश दिया कि उस बूढ़े आदमी को पकड़कर ले आएं। आदेश की देर थी कि सिपाही घोड़े पर सवार होकर गए और 1 घंटे में उस बूढ़े आदमी को लेकर आ गए। राजा ने उसे शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान करा दिया कि बूढ़े आदमी की आंखें निकालकर चील कौओं को खिलाई जाएंगी और वह इस वक्त राजकुमारी सुनैना के महल में कैद है। यह ऐलान सुनकर वह लड़का बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े आदमी को निशाना बना लिया, मगर राजा और राजकुमारी सुनैना का इस मकसद में कामयाब हो पाना मुश्किल है। फिर क्या था, रात हुई और रात के वक्त राजकुमारी सुनैना के महल में बहुत सख्त पहरा था। शाम के करीब एक अजीब मामला हुआ। राजकुमारी सुनैना के कमरे में एक अजीब चीख निकली। सारा महल गूंज उठा। राजा, मंत्री और सिपाही घबराकर बेहताशा दौड़े
और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा राजकुमारी जो सुनैना फर्श पर पड़ी हुई है। राजा ने नीचे बैठकर राजकुमारी का सर अपनी गोद में रख लिया और फौरन ही जो राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने काफी देर तक इलाज किया, फिर कांपते हुए आवाज में कहने लगा, महाराज अफसोस, राजकुमारी साहिबा हमसे बिछड़ गई हैं। उन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिसकियां लेकर रोने लगे और गिड़गिड़ा कर कहने लगे, ईश्वर यह तूने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, उसे भी तूने छीन लिया। राजा काफी देर तक अपनी बेटी को देखकर जो रोता रहा। फिर सबने राजा को तसल्ली दी और राजकुमारी सुनैना को उठाकर पलंग पर लिटा दिया गया। उसी वक्त मंत्री की नज़र राजा के ताज पर पड़ी और वह कहने लगा कि यह देख लीजिए राजा साहब, ताज यहाँ शाही कुर्सी पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है चोर रात में यहाँ आया था। फिर मंत्री कुछ सोचकर कहने लगा, कहीं वह सांप तो यहाँ छोड़ने नहीं आया, वह लड़का जिसने राजकुमारी को डस लिया है। राजा ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इस समय उसका कलेजा अपनी इकलौती राजकुमारी के गम में फटा जा रहा था। फिर रात भर इसी कशमकश में राजा आंसू बहाता रहा और महल में भी गम की लहर दौड़ गई। फिर सुबह हुई तो सबने पास के शमशान घाट में राजकुमारी सुनैना को दफना दिया। इस खबर से सारे नगर में गम छा गया। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकान, मंदिर, हर कारोबार बंद कर दिया गया। मंदिर और जो पूज दरगाह हो या मंदिरों, सब में राजकुमारी सुनैना के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। दूसरी सुबह राजा अपने मंत्री के साथ अपनी चहेती बेटी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कब्र खुली हुई है और इधर उधर से मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से राजकुमारी सुनैना की लाश गायब है। यह देखकर राजा के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा कि वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर राजा के चेहरे पर छींटे मारे, फिर उसे होश आया, मगर उसको होशो हवास ना था। राजा सबकी सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वह सब इसके लिए अजनबी थे। मंत्री ने आपस में मशवरा करके राजा को उठाया और घोड़े पर लेटा करके महल की ओर रवाना हो गए। राजवैद्य ने राजा का इलाज किया। 4 रोज बाद राजा को होश आया। उसे अपनी बेटी के मरने का इतना गम नहीं था जितना उसकी लाश के गायब हो जाने का था। इसलिए उसने जासूसों को नियुक्त कर दिया, वह लाश चुराने वाले का सुराग लगाएं। जासूस एक बड़ी फौज को फैलाकर चोर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था लाश का चोर शहर गांव से निकलकर देश की सीमा भी पार कर चुका था। वह अपने तेज रफ्तार घोड़े पर मुर्दा राजकुमारी सुनैना को रखे हुए बहुत तेजी से मेवाड़ की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस लड़के को यकीन था कि मेवाड़ में उसे पनाह मिल जाएगी। वह तेजी से रास्ता तय करता जा रहा था, लेकिन यह फिक्र उसे बुरी तरह सता रही थी कि शहर के दरवाजे उस पर लाश को किस तरह से वह छुपाएगा जब नगर के दरवाजे पर पहुंचेगा। मंजिल तय करने के बाद जब एक छोटी सी बस्ती के करीब वह लड़का पहुंचा तो उसने लाश को घनी झाड़ में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और उसमें उस राजकुमारी की लाश को बंद करके मेवाड़ की तरफ चल दिया। रात का वक्त था, नगर का दरवाजा बंद किया जाने वाला था। चोर संदूक लिए हुए उस नगर में दाखिल हुआ। वहाँ एक सौदागर खड़ा हुआ था। उसने उसे रोक लिया और कहा, तुमको मेरे यहाँ 3 रोज मेहमान बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं हर रात को यहाँ आता हूँ और सबसे आखिर में आने वाले शख्स को अपना मेहमान बनाता हूँ। आज इत्तेफाक से मेवाड़ में दाखिल होने वाले तुम आखिरी शख्स हो। चोर को इस वक्त एक लाश के लिए हुए था, जो सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहाँ मेहमान बनकर ठहर गया तो इसको पता चल जाएगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, अगर मैं किसी सराय में गया
तो वहाँ भी यह राज खुले बगैर नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं इसी सौदागर के साथ चला जाऊं। यह सोचकर वह चोर सोचने लगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा मानूंगा। मैं आपके यहाँ मेहमान बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह तो मेरी खुशकिस्मती की बात है। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशनसीबी है कि तुमने खुशी से मेरी दावत कबूल कर ली। फिर वह उसको अपने घोड़े से अपनी आलीशान हवेली में सौदागर ले गया और उसका घोड़ा तो बाहर वाली झोपड़ी में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए कमरा है, यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। इस कमरे में खिड़कियाँ और रोशनदान नहीं है और दरवाज़ा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। चोर बोला, यह मेज पर रखा हुआ मोर मुझे बहुत पसंद आया। सौदागर बोला, इस मोर में बहुत से पुर्जे लगे हैं, वह जिस वक्त हरकत में आता है तो यह मोर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या इस वक्त मैं इसका नाच देख सकता हूँ? सौदागर ने कहा, इसके नाचने का वक्त निश्चित है, जब वक्त आएगा तो यह खुद ब खुद नाचने लगेगा। हाँ, याद रखना, जिस वक्त यह नाच रहा हो तो इसके करीब हरगिज मत जाना। उसने मोर को गौर से देखते हुए कहा कि यह बहुत कीमती मालूम होता है, आपने इसे कहाँ से हासिल किया? सौदागर बोला, मुझे यह तोहफे में मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक नौकर को बुलाया और उससे कहा कि अगर खाना तैयार हो गया है तो फौरन लगा दिया जाए। नौकर ने विनती की, मालिक मेहमान को साथ ले चलिए, मेज पर खाना सजा दिया गया है। सौदागर ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद सौदागर ने कहा कि अब तुम जाकर आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला, आप दिन में यहाँ नहीं रहेंगे? सौदागर ने कहा, नहीं, मैं सुबह सवेरे ही चला जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। चोर ने इजाज़त दी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला तो उसमें से राजकुमारी सुनैना की लाश निकाली और फिर जेब से सफ़ेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वह फर्श पर गिर पड़ा और इंसान से एक काला नाग बन गया। फिर उसने राजकुमारी सुनैना की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। मुंह में जो जहर था उसने एक प्याले में थूक देता। इस तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने जहर चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी पर लेटने लगा। मिट्टी पर लेटते ही वह फिर से अपने असली रूप में आ गया। इधर राजकुमारी सुनैना ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे गले में से कांटे से चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी दो। तब चोर ने सुराही में से पानी का गिलास लिया और उसे सहारा देकर पलंग पर बैठा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ मेवा उठाकर उसे खिलाया। मेवा खाने के बाद राजकुमारी सुनैना के शरीर में कुछ जान आई तो उसने कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम सुंदर है और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त मेवाड़ में हूँ। राजकुमारी चंद्रकांता ने कुछ सोचते हुए कहा कि आँख खुलने से पहले मैं एक सपना देख रही थी। बहुत ही भयानक सपना था, मगर जो कुछ मैं सपने के अंदर देख रही थी, आँख खुलने के बाद भी वही सब नजर आ रहा है। यह क्या राज है? तब सुंदर बोला, सपने में क्या देखा था? राजकुमारी सुनैना कहने लगी, मैं सपने में देख रही थी कि मैं मर गई हूँ, मुझे दरिया के किनारे शमशान घाट में दफना दिया गया है। फिर अचानक कब्र खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफ़ेद घोड़े पर डाल दिया और उस घोड़े को बहुत तेज़ी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक संदूक लाकर उसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला और काला नाग बनकर जहर चूसने लगे। सुंदर हैरानी से जो राजकुमारी की सूरत देखने लगा, वह अपने होशो हवास में तो थी नहीं, फिर उसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया?
वह इस परेशानी में था कि राजकुमारी सुनैना बोली, तुम क्या सोच रहे हो सुंदर, मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूँ या कहीं और हूँ। सुंदर बोला, जो तुमने सपने में देखा वह बिल्कुल हकीकत है। तुम अपने महल में सो रही थी, एक सांप ने तुम्हें डस लिया और तुम्हारे पिता ने तुम्हें दफना दिया। लेकिन मुझे यह बात मालूम थी, जिस सांप ने तुम्हें डस लिया वह 3 दिन तक जिंदा रहता है, इसलिए मैं कब्र खोदकर तुम्हें यहाँ ले आया। राजकुमारी सुनैना ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? तब सुंदर बोला, मैं जोधपुर का चोर हूँ। एक बार तुम्हारे महल में हीरा चुराने गया था, उस वक्त तुम्हारी सूरत देखी थी। राजकुमारी सुनैना ने कहा, तुम सांप कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? सुंदर बोला, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक रुमाल है जो मुझे मेरे पिता ने मरते वक्त दिया था। उसकी हवा से मैं सांप बन जाता हूँ और मिट्टी पर लेटने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ जाता हूँ। राजकुमारी सुनैना ने आंखें बंद कर लीं और कुछ सोचने लगी। सुंदर ने कहा, क्या सोच रही हो राजकुमारी? तब राजकुमारी सुनैना कहने लगी, मैं यह सोच रही हूँ, सांप के डसने के बाद मेरी जो मनमौजी रूह जो कुछ देख रही थी वह मुझे सपने की सूरत में नजर आ रहा था। सुंदर बोला, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। अब इस ख्याल को तुम दिल से निकाल दो और सो जाओ। राजकुमारी सुनैना ने कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो, वह मेरी जुदाई के गम में जो निढाल हो रहे होंगे। सुंदर कहने लगा, अब तुम उन्हें भूल जाओ, मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमारी सुनैना ने कहा, मैं राजकुमारी होकर एक मामूली चोर के साथ नहीं रह सकती। तब सुंदर बोला, अगर अब रहना है, और अब वैसे भी तो तुम राजकुमारी नहीं हो। फिर उसने कहा, इस ख्याल को तुम दिल से निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने भागने की कोशिश की या किसी की मदद हासिल करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी सुनैना ने अभी जवाब नहीं दिया था। वह उसी वक्त मेज पर रखे हुए मोर ने जो अपने पंख फैलाए और नाचने लगा, साथ ही रंगमंच की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मोर के पैरों में अनेक प्रकार के रंगों के मोती लगे हुए थे। उन मोतियों की चमक से सारा कमरा जगमगा उठा। राजकुमारी सुनैना और सुंदर मोर का नाच बड़ी ही हैरानगी से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक मोती फर्श पर गिरा और मोर ने नाचना बंद कर दिया। सुंदर यह चाहता था कि वह मोती हाथ में लेकर देखे, वह मोती असली है या नकली, लेकिन राजकुमारी सुनैना ने यह कहकर रोक दिया कि पराई चीज है, इसे हाथ मत लगाना। सुंदर बोला, मैं इसे चुराना तो नहीं चाहता। राजकुमारी ने कहा कि कुछ भी हो, इसे हाथ नहीं लगाओ। अब सुंदर ने उसके कहने पर मोती को पड़ा रहने दिया। फिर थोड़ी देर बाद राजकुमारी सुनैना सो गई, लेकिन सुंदर जागता रहा और बैठकर उसे सोचा कि सांप बनकर देखना चाहिए, सौदागर की हवेली में कैसा कैसा सामान है और उसमें कौन कौन रहता है। यह सोचकर सुंदर ने रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा मारी और सांप बन गया और रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उस हवेली में यही कोई 20 से 25 कमरे थे। हर कमरा कीमती और अनमोल चीज़ों से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वह छत पर बने हुए कमरे में गया तो वह कमरा नीचे से 20 से 25 कमरों से जो बिल्कुल अलग था। उसमें सजावट की हर एक चीज़ थी। हर तरफ मुर्दों की खोपड़ी और हड्डियां नजर आ रही थी। सामने दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था। उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर तेज रोशनी थी। सौदागर लंबा कोट पहने हुए लैंप की चिमनी उठा रहा था। उसने जैसे ही चिमनी उठाई, लैंप से धुआं निकलने लगा और शीशे में वह मोती जो मोर की जो नाचने से निकलकर गिरा था साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। सौदागर ने मोती को देखकर चिमनी को लैंप पर रख दिया और सोचने लगा कि सुंदर यह तमाशा देखेगा तो समझ गया होगा कि यह सौदागर नहीं बल्कि जादूगर है और इस सूरत में जरूर कोई राज है। और फिर वह सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ जो मैंने इसे हाथ नहीं लगाया। यह सोचकर वह रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी पर लेटने लगा।
जिससे वह अपने असली रूप में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके राजकुमारी सुनैना के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजकुमारी सुनैना भी जाग रही थी। उसने राजकुमारी सुनैना को सारा हाल सुनाया और कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना यह जादूगर हमें नुकसान पहुँचा सकता है। राजकुमारी सुनैना कहने लगी, मैं तो खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती, हमें फौरन अपने नगर के लिए रवाना होना चाहिए। सुंदर ने कहा अभी कोई जवाब नहीं दिया कि तभी अचानक सौदागर वहाँ आ पहुँचा और राजकुमारी को देखकर सुंदर से कहने लगा, यह कौन है और यहाँ कब आई? तब सुंदर ने जवाब दिया, यह मेरी बीवी है और डाकुओं से बचाने के लिए मैं इसे संदूक में लिटाकर लाया था। सौदागर खामोश हो गया। फिर उसने फर्श पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मोर के पैरों में लगा दिया। राजकुमारी सुनैना बोली, अब आप हमें इजाज़त दीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। सौदागर ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन के बाद ही विदा करता हूँ। अगर आप घबरा रही हैं तो नाश्ता करने के बाद आप मेरे बाग की सैर करना। वहाँ पर जो बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हैं जिन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगी। यह कहकर सौदागर चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया। नाश्ते में सेब का मुरब्बा, मैदे के पराठे, शाही पनीर के टुकड़े और शहद था। राजकुमारी कहने लगी, इनमें से तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पर उसने जादू किया हो। सुंदर बोला, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब क्या करना चाहिए? राजकुमारी सुनैना ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, भूखा रहना ही अच्छा है और बाकी शहर के बहाने हम यहाँ से भाग जाएंगे। सुंदर को भी यह तरकीब पसंद आई और सारा नाश्ता लकड़ी के संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी। फिर सौदागर आया और दोनों को अपने बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ की सैर करो, लेकिन इस बाग की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। सौदागर चला गया। दोनों सैर करने लगे। वे दोनों यह देखकर हैरान थे, जिस शाख पर फूल लगे हुए थे उनमें एक भी पत्ती नहीं थी। दोनों सैर करते करते एक बरगद के पेड़ के पास पहुँचे, जिस पर बेशुमार पिंजरे लटके हुए थे। हर एक पिंजरे में एक खूबसूरत परिंदा बंद था। राजकुमारी सुनैना ने कहा, मैंने ऐसे परिंदे आज तक नहीं देखे। सुंदर बोला, इन्हें हासिल करना सौदागर के लिए क्या मुश्किल है। उसी वक्त एक सफ़ेद परिंदे ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? राजकुमारी सुनैना बोली, तुम इंसान की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या मदद चाहिए? तब उस परिंदे ने कहा, हम जानवर नहीं इंसान हैं। इस जादूगर ने हमें जानवर बनाकर जो पिंजरे में कैद कर रखा है। अगर तुम किसी भी सूरत में हवेली की छत पर जाकर लैंप को रोशन करो और धुआं निकले तो उसकी चिमनी को फोड़ दो, हम फिर से दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और परिंदा फिर बोला, तुम दोनों इस जादूगर के कौन हो? सुंदर ने कहा कि हम उसके मेहमान हैं। परिंदा बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था? सुंदर ने कहा, हाँ, हमने नाच देखा था। उसके पैरों में एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। परिंदा कहने लगा, इसीलिए तुम दोनों बच गए हो, वरना मोती उठाते ही तुम जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम जादूगर के गुलाम हो जाते। जो वह कहता है सो करते हैं। अब उसके हाथ की कोई चीज़ मत खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। राजकुमारी सुनैना तो पलंग पर लेट गई और सुंदर छत पर चला गया। वहाँ उस वक्त कोई नहीं था, इसलिए उसने लैंप को रोशन करके चिमनी उठा ली। उसी वक्त धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को जमीन पर जोर से दे मारा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह भागता हुआ नीचे उतर आया। उसने कमरे में देखा तो देखा राजकुमारी सुनैना एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से बातें कर रही है। उसने सुंदर को देखकर धन्यवाद दिया। फिर राजकुमारी सुनैना बोली, मेज पर रखा हुआ मोर तो गायब हो गया और यह लड़का नजर आने लगा और यह कहता है कि जादूगर ने इसे भी जादू से मोर बना रखा था। अब सुंदर ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर खत्म हो रहा है। अब वह तमाम परिंदे भी इंसान बन गए होंगे। मैं जाकर देखता हूँ।
यह कहकर सुंदर बाग में चला गया तो सामने से लोगों का एक गिरोह चला आ रहा था। करीब पहुंचकर एक शख्स ने जो सुंदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सौदागर की वापसी से पहले हम सबको यहाँ से चला जाना चाहिए। सुंदर ने उन सबके हाल पूछे। उसे मालूम हुआ कि उनमें से ज़्यादातर लोग सौदागर थे जो अपना माल बेचने मेवाड़ आए थे। बाकी लोगों में से कोई शहजादा था तो कोई राजा जो भेष बदलकर मेवाड़ की सैर करने के लिए यहाँ के हालात जानने के लिए आए थे। उन सब का कीमती सामान जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया था। सुंदर ने उन सब से कहा कि हवेली में चलकर सब अपना अपना माल समेट लो ताकि किसी को नुकसान ना हो। तब सब लोग हवेली में गए और अपना अपना सामान तलाश करने लगे, लेकिन थोड़े थोड़े सामान के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहाँ रखा हुआ दूसरा सामान भी समेट लिया। अब सुंदर ने भी कीमती चीज़ उठाकर अपने संदूक में भर लिया और फिर सबको साथ लेकर जो हवेली से बाहर निकल गया। दरबान चीखते चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। यह सब लोग शहर के बाहर निकले और उन्होंने एक जगह तंबू गाड़कर अपने ठहरने के लिए जगह बना ली। फिर उनमें से 2-4 सौदागर अपना सामान ले जाकर नगर में बेचने चले गए। सुंदर ने भी कई हजार असरफियों का माल बेचा और एक ही दिन में खूब मालदार हो गया। उधर जादूगर घर पहुंचा तो दरबान ने कहा, हजूर, आज सुबह आपके तमाम मेहमान अपना माल और सामान लेकर चले गए हैं। हमने उन्हें बहुत रोका लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। सौदागर के पांव तले से जमीन निकल गई। वह घबराकर सीधा बाग में गया। वहाँ पीले फूलों की जगह रंग बिरंगे फूलों को खिले हुए देखा तो सारे पिंजरे गायब थे। यह हाल देखकर उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। वह भागता हुआ छत पर बने हुए कमरे में गया जहाँ चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। वह सिर पकड़कर रोने लगा। हाय, ये चिमनी जिसको मैंने 10 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था वह टूट गई। फिर वह उठकर उस कमरे में गया जहाँ सुंदर और राजकुमारी सुनैना मेहमान थे। वहाँ से मोर भी गायब था। अब वह नाश्ते की जो चीज़ें थी फर्श पर पड़ी हुई थी। अब जो जादूगर समझ गया यह तबाही उसी लड़के की वजह से हुई है। फिर उसने दिल से ही कहा, दिल में सोचा, अगर यह जो नाश्ता कर लेते वो कम से कम तो मेरे हुक्म के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते थे, मगर इस चालाक और होशियार लड़के ने तो मोती भी नहीं उठाया और न ही नाश्ता किया। खैर, ये मेरे हाथ से बचकर भी नहीं जा सकता। फिर उसने अपने कमरे में जाकर किसान का भेष बनाया और घर से निकल गया। लोगों से पूछता हुआ शहर से वापस चला और थोड़े फासले पर ही वही तंबू थे जहाँ उनके करीब जाकर वह सेंध लगाने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर राजकुमारी सुनैना को शक हुआ। उसने किसान को अपने खेमे में बुलाया। सौदागर उसकी सूरत देखते ही दांत पीसने लगा। यही मेरे दुश्मन की बीवी है, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस कमबख्त ने मुझे तबाह कर दिया है। फिर वह राजकुमारी सुनैना की आंखें जो चंद लम्हों तक उसे देखता रहा। उसकी बाद जब जेब से एक उसने बोतल निकाली और उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलकर राजकुमारी सुनैना से कहने लगा, इस बोतल को आंखों के करीब रखो और दिल में सवाल सोचकर उसका जवाब इस बोतल से लगे हुए शीशे में नजर आ जाएगा। राजकुमारी सुनैना बोतल को जैसे ही आंखों के पास ले गई, उसमें रखी हुई बेहोशी की दवा सांस के साथ अंदर चली गई। अब राजकुमारी बेहोश हो गई। सौदागर ने खेमे से जो निकलकर बाहर देखा और इधर उधर कोई नहीं था और फिर राजकुमारी सुनैना को सौदागर जंगल की तरफ लेकर निकल पड़ा। इत्तेफाक से उसी वक्त सुंदर वापस लौट आया। वहाँ देखा तो तंबू खाली था। उसने बराबर वाले लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले एक किसान आपकी बीवी के पास आया था। उसके पास हमने किसी को आते जाते उसके बाद नहीं देखा और ना ही उससे पहले कोई आया। अब सुंदर को यकीन हो गया कि वही किसान उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं यह दोनों पिछली तरफ से तो नहीं निकल गए। इस ख्याल के आते ही वह पिछली तरफ गया। वहाँ जमीन को गौर से देखा तो पैरों के निशान नजर आए। बस फिर क्या था,
सुंदर तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ चलते चलते वह जब वहाँ पहुँच गया बहुत दूर, तो उसे सौदागर नजर आया जो कंधे पर राजकुमारी सुनैना को डाले हुए जा रहा था। सुंदर ने फौरन ही रुमाल निकाल लिया, लेकिन कुछ फिर सोचकर जो जेब में वापस डाल लिया और दौड़ने लगा। सुंदर जैसे ही जादूगर के पास पहुंचा तो उसने पलटकर देखा और कहा, खबरदार, मुझसे दूर रहना वरना जला कर रख दूंगा। सुंदर बोला, इसे नीचे उतार दे वरना तुझे खाक में मिला दूंगा। सौदागर ने शहजादी को नीचे पटक दिया और जेब से किसी मुर्दे का पंजा निकालकर बोला, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो वापस चला जा, वरना मैं तुझे इंसान से हैवान बना दूंगा। सुंदर ने कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह एक तरफ चला गया और झाड़ी में छुपकर रुमाल के जरिए सांप बनकर और घास में रेंगता हुआ सौदागर के पीछे पहुँच गया। वह राजकुमारी सुनैना को उठाने के लिए जैसे ही झुका तो उसने उसकी पीठ पर डस लिया और वह हाय हाय करके नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर में तड़पता रहा, फिर ठंडा हो गया। सुंदर मिट्टी पर लेटने लगा और अपने असली रूप में आ गया। फिर उसने राजकुमारी सुनैना को लाकर छींटे दिए और उसे भी होश आ गया। सुंदर ने कहा कि अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो यह कमबख्त न जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करता। राजकुमारी सुनैना ने गौर से उस लाश की तरफ देखा तो वह सौदागर था। वह घबरा कर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे क्या खबर थी, वह किसान बनकर आया था। सुंदर बोला, खैर मैंने उसे ठिकाने लगा दिया, चलो अब वापस चलें। दोनों जब वापस पहुँचे तो सब लोग अपना अपना सामान बांध रहे थे। सुंदर ने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि उनका सारा सामान बिक चुका है और अब सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुंदर ने कहा कि जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि चलकर यहाँ के राजा के से जो सारे हालात बयान कर दिए जाएं। सबने इस तरकीब को पसंद किया और सामान बांधकर सुंदर के साथ चल दिए। राजा के महल में पहुँचने के बाद उन्होंने ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्दी उनकी मुलाकात राजा से हो गई। इत्मीनान से बैठकर सारे हालात राजा ने सुने। फिर सुंदर को शाबाशी दी और राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल से सौदागर की लाश ले आए। सैनिक लाश लेने के लिए रवाना हो गए। राजा ने इन तमाम लोगों के साथ कुछ सैनिक भी भेजे ताकि खेमे उखाड़ दें और अपना सामान उठवा कर ले आएं, क्योंकि उसने उन सबको अपना मेहमान ठहरा लिया था। वह सब अपना सामान ले आए और राजा के यहाँ रहने लगे। तीसरे दिन सौदागर की हवेली सुंदर को दे दी गई। वह उसका मालिक बन गया। राजा ने उसे और भी जागीर दी और उसके लिए खास पद निर्धारित कर दिया, क्योंकि उसने मेवाड़ को बदनामी से और यहाँ आने वाले सौदागरों को जादूगर से बचाया था। इसी खुशी के मौके पर सौदागरों ने बहुत कुछ इनाम दिया और दूसरे मुल्कों के शहजादे और बादशाहों से वादा किया कि वह अपने अपने मुल्क पहुंचने के बाद जो तोहफे रवाना करेंगे। सुंदर चोर था, लेकिन उसकी हमदर्दी, अक्लमंदी और होशियारी के कारण राजकुमारी सुनैना को उससे मोहब्बत हो गई और अब उसके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती थी वो। सुंदर ने तो उसे इस ख्याल से डसा था कि उसे ले जाकर परेशान करूँगा, दुख पहुँचाऊँगा, ताकि गरीबों को सख्त सज़ा देने और उन्हें तकलीफ पहुँचाने की जो सज़ा मिल जाए फिर दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करे। लेकिन राजकुमारी सुनैना के साथ रहने से उसे भी राजकुमारी से मोहब्बत हो गई और वह भी राजकुमारी सुनैना के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। 1 महीने तक मेवाड़ में रहने के बाद सुंदर ने राजकुमारी सुनैना से कहा, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान होंगे राजकुमारी, चलकर उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। राजकुमारी सुनैना इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और उसी रोज दोनों राजकुमारी सुनैना के पिता के पास रवाना हो गए। राजा अपनी इकलौती बेटी के गम में निढाल हो रहा था। सेहत गिर चुकी थी, आंखों से हर वक्त पानी बहने के कारण नज़र कमजोर हो गई थी, रातों की नींद उड़ गई थी। उसकी बेटी अचानक उसके पास पहुंची तो उसके शरीर में एक नई ताजगी सी आ गई, नया जोश आ गया। अब राजा ने राजकुमारी सुनैना को सीने से लगाया और फिर उसे ख्याल आया कि मेरी बेटी तो मर चुकी है। उस ख्याल के आते ही वह घबरा गया
और कहने लगा, तू कौन है बेटी, तू तो मर चुकी है। राजकुमारी सुनैना ने हंसकर कहा, पिताजी मुझे सांप ने डस लिया था और सांप का डसा हुआ 3 दिन तक जिंदा रहता है। दूसरे दिन यह साहब मुझे कब्र से निकालकर मेवाड़ ले गए, मेरा जहर चूसकर मुझे होश में ले आए। फिर उसने सारा किस्सा राजा को सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने सुंदर को सीने से लगा लिया और उससे इतना खुश हुआ कि 1 हफ्ते बाद उसने राजकुमारी सुनैना की शादी सुंदर से कर दी और अपने राज्य का वारिस बना दिया। शादी के बाद सुंदर जब अपनी माँ के पास गया तो उसकी कामयाब जिंदगी देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसके लिए भगवान से दुआएं करती रही, क्योंकि आज सुंदर चोरी छोड़कर राजा बन चुका था। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, जो दूसरों को दुखी नहीं देख सकता, जो दूसरों की मदद करता है, जो असहाय लोगों पर अत्याचार नहीं करने देता, उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक चोर और राजकुमारी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।